व्लादिमीर जेलेंस्की ने पूर्ण पैमाने के युद्ध के 4 साल से अधिक समय तक यूक्रेन का नेतृत्व किया है, लेकिन अब एक विवादित फैसले ने उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठाए हैं। जेलेंस्की ने रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव, जो लोकप्रिय युवा सुधारक थे और जिन्हें यूक्रेन में ड्रोन तथा सैन्य तकनीक के इस्तेमाल का विस्तार करने का श्रेय दिया जाता था, को बर्खास्त कर दिया। फेडोरोव का सेना प्रमुख ओलेक्जेंद्र सिरस्की से टकराव हुआ। उन्होंने सैन्य नेतृत्व पर बदलाव का विरोध करने का आरोप लगाया। शुरुआत में जेलेंस्की सिरस्की के पक्ष में थे। फेडोरोव को हटाया गया और कीव व अन्य यूक्रेनी शहरों में विरोध शुरू हुए। लेकिन जैसे जैसे जनता का गुस्सा बढ़ा, जेलेंस्की ने रुख बदला। उन्होंने सिरस्की को हटाकर जनरल मिखाइलो द्रापाती को नियुक्त किया, जो फेडोरोव के सुधार एजेंडा से जुड़े हैं। समर्थक कह सकते हैं कि जेलेंस्की ने जनता की बात सुनकर गलती सुधारी। आलोचक कहते हैं कि उन्होंने अनावश्यक संकट पैदा किया, उनकी समझबूझ पर भरोसा कमजोर किया और फ्योदोरोव को संभावित राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बना दिया। शायद तुरंत कोई चुनाव न हो, लेकिन जब भी यूक्रेनियन आखिरकार फिर से मतदान करने लौटेंगे, वे याद रखेंगे कि राष्ट्रपति ने इस स्थिति को कैसे संभाला। तो क्या ये राजनीतिक गलती जेलेंस्की का पीछा करेगी? ठीक है, अब हम अपनी बहस शुरू करते हैं हमारे 30 सेकंड के फायर राउंड के साथ। बिल्कुल क्विक फायर राउंड। हमारा पहला सवाल होगा, क्या जेलेंस्की इस बड़ी राजनीतिक गलती से बच पाएंगे और क्या उन्हें अपने पद पर बने रहना चाहिए, या क्या अब उनके लिए पद छोड़ने का समय आ गया है? ध्यान दें, हर मेहमान को पहले सवाल के लिए 30 सेकंड मिलेंगे, फिर पैनल में विस्तार से चर्चा होगी। शुरू करते हैं। माननीय सांसद ओलेक्सीय, आप सबसे पहले हैं। 30 सेकंड। नमस्कार, शुभ संध्या। और मुझे लगता है कि जेलेंस्की बच जाएंगे, लेकिन इसका कारण बहुत सरल है। यूक्रेन में चुनाव नहीं होते और इसी वजह से जेलेंस्की इससे बच जाएंगे। लेकिन जब चुनाव आएंगे, जब लड़ाई खत्म होगी, मुझे पूरा यकीन है कि जेलेंस्की किसी भी चुनाव में हार जाएंगे, जो भी होंगे। और उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है कि वे चुनाव में बिल्कुल ना उतरें। दिलचस्प। व्लादिस्लाव, आपकी क्या राय है? देखिए, आमतौर पर मैं अलेक्सी की बात के मूल विचार से सहमत हूं और निश्चित रूप से जेलेंस्की बचेंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि बिना किसी नुकसान के उभरना और सिर्फ बच जाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और जाहिर है, जैसे ये विरोध लोगों के दिमाग में छाप छोड़ देगा और असल में ये अभी भी जारी है। तो आप जानते हैं, मुझे लगता है कि हमें देखना होगा कि ये वास्तव में कैसे खत्म होता है और जेलेंस्की आखिर में इस विरोध पर किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, आखिरी में पीटर, आपकी राय क्या है? क्या जेलेंस्की को अब पद छोड़ देना चाहिए? जेलेंस्की ने यह साबित किया है कि वो अपनी खुद की बड़ी गलतियों को सुधारने में माहिर है। आप जानते हैं, वो कभी कभी खुद के लिए उतनी ही ज्यादा मुश्किलें बुला लेते हैं जितनी वो शुरू में सुधारना चाहते थे। उन्होंने वास्तव में सुधार किया, न सिर्फ सिरस्की को हटाकर, बल्कि उनकी जगह एक बहुत लोकप्रिय और सक्षम जनरल श्री द्रापाती को नियुक्त करके। मैं श्रीमान से सहमत हूं उनसारेंको की असल में हमारे पास जेलेंस्की को हटाने की सुविधा नहीं है, और भी कई वजहों से, क्योंकि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। हाँ, वो बच जाएंगे, लेकिन मैं भी मानता हूं कि अगले चुनाव का मामला बिल्कुल अलग होगा। ऐसे लोग हैं, जिनमें फ्योदोरोव भी शामिल हैं, जो अब उनके और उनकी सत्ता के लिए जबरदस्त प्रतिद्वंदी बन गए हैं। ठीक है, अब हम इस बहस को लंबे सवालों के लिए खोलने जा रहे हैं। अगला सवाल जो मैं आप तीनों से पूछना चाहती हूं वो है, आज यूक्रेनी जेलेंस्की को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वो रूस के खिलाफ इस युद्ध में सफल हो रहे हैं? मैं ओलेक्सिया का जवाब सुनूंगी। क्या आप सवाल दोहरा सकते हैं? आज यूक्रेनियन जेलेंस्की को कैसे देखते हैं? क्या वे रूस के खिलाफ युद्ध में सफल हो रहे हैं? मैं सभी यूक्रेनियनों की तरफ से नहीं बोल सकता, और निश्चित रूप से हमेशा की तरह जेलेंस्की की कुछ उपलब्धियां हैं और कुछ असफलताएं भी हैं, जैसे हर नेता के पास होती हैं। उनकी उपलब्धि है कि उन्होंने दुनिया को यूक्रेन के समर्थन में जोड़ा। रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत पर उनकी प्रतिक्रिया ही उनकी उपलब्धि है, जो बहुत मजबूत थी। तो वो देश की आवाज और चेहरा बन गए। उनकी असफलताएं भी बहुत गंभीर हैं। वो रूस विरोधी हैं, भ्रष्ट हैं, और लोगों को जेलेंस्की खुद पर भी बहुत संदेह है।
वो देश को बहुत खराब और तानाशाही तरीके से चलाते हैं और समय के साथ और तानाशाही हो गए हैं। और आज हमारे पास इसका स्पष्ट जवाब नहीं है। यूक्रेन के और शांति तक पहुंचने का रास्ता क्या है? हमें जल्द से जल्द शांति चाहिए। लेकिन यहाँ यूक्रेन की रणनीति क्या है? जेलेंस्की से यह स्पष्ट नहीं, यही समस्या है। तो मुझे लगता है कि उनके बारे में और उनके नतीजों के बारे में मिश्रित भावनाएं हैं। अगर वो अपनी सरकार में और लोगों को शामिल करने के लिए अधिक खुले होते, स्थिति बेहतर होती। लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा सत्ता अपने ही हाथों में केंद्रित कर ली है और सही से नहीं संभाल पा रहे हैं। लादिस्लाव, इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ज़ेलेंस्की का नेतृत्व लगातार अधिक तानाशाही होता जा रहा है? खैर, मैं खास तौर पर ओलेक्सिया के आखिरी बिंदु से सहमत हूं, क्योंकि असल में राष्ट्रपति और उनकी करीबी टीम के पास जो जिम्मेदारी है वो वाकई बहुत बड़ी है, चाहे वो घरेलू नीति हो या विदेश नीति। तो और संसद में जो बहुमत अभी भी औपचारिक रूप से मौजूद है, शायद ओलेक्सिया इस पे थोड़ा और करीब से और विस्तार से बात कर सकते हैं, लेकिन असल में ये अभी भी मौजूद है और लोगों की नज़रों में जाहिर है ज़ेलेंस्की की टीम और संसद में उनका गुट असल में वे अभी भी जुड़े हुए हैं और भावनाओं के लिहाज से और लोग पूरे मामले को जैसे देखते हैं सरकार की टीम की तरह, बिल्कुल वे जुड़े हुए हैं। और असल में फ्योदोरोव 2019 में इस अभियान के मुख्य वास्तुकारों में से एक थे और असल में उन्हें हटाना वाकई एक अप्रत्याशित कदम था, क्योंकि फ्योदोरोव असल में ज़ेलेंस्की के कार्यकाल के तहत काम करने वाली सभी सरकारों में मुख्य खिलाड़ी थे। पीछा, क्या आपको लगता है ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ युद्ध में सही नेता हैं? और क्या युद्ध के दौरान सत्ता परिवर्तन की कोई संभावना है? व क्या ये देश के लिए सही होगा? देखिए, देश और विदेश में ज़ेलेंस्की को लेकर धारणा में काफी बड़ा अंतर रहा है ना। जैसा कि पहले भी कहा गया है, वो सक्षम संवाद करता है और आज भी यूक्रेन व उसकी स्वतंत्रता, संप्रभुता के संघर्ष को विश्व मंच पर अच्छी तरह प्रस्तुत करते हैं। इसमें कोई कमी नहीं आई। हाल ही में ज़ेलेंस्की को ट्रंप प्रशासन से संबंध बेहतर करने का श्रेय दिया जा सकता है ना। कल्पना कीजिए, हमने तब से अब तक कितना सफर तय किया है जब व्हाइट हाउस में वो अपमानजनक बैठक हुई थी जिसमें ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को डांटा था और जेडी वेंस के साथ मिलकर उनके खिलाफ माहौल बनाया था। अब मैगा की प्रभावशाली शख्सियतें जैसे लॉरा लूमर यूक्रेन आ रही हैं और यूक्रेनी लोगों की तारीफ कर रही हैं। ये बड़ी उपलब्धि है जिसे कम नहीं आंका जा सकता। दूसरी ओर यूक्रेनियनों के बीच उनकी लोकप्रियता में काफी हद तक गिरावट आई है और ये सिर्फ प्रदर्शनों के बढ़ने की वजह से नहीं है। ध्यान रखें कि ये प्रदर्शन मुख्य रूप से बड़े शहरों में केंद्रित हैं। ये एक ऐसा चलन है जो युवा और अच्छे से जुड़े हुए लोगों के बीच देखा जा रहा है, लेकिन यहां तक कि उनके मुख्य समर्थक यानी बुजुर्ग लोगों के बीच भी अब 43 लोग हैं जिनकी लोकप्रियता ज़ेलेंस्की से ज्यादा है, जैसे जालुजनी, बुदानोव और फेदोरोव। फेदोरोव की लोकप्रियता ज़ेलेंस्की की गलत गणना के कारण है। उन्हें समझना होगा कि उन्हें ज्यादा जवाबदेह बनना और लोगों की बात सुननी होगी, क्योंकि रूसी प्रचार ने इसे उनके खिलाफ असरदार ढंग से इस्तेमाल किया है। वो फिर निर्वाचित नहीं हो सकते। उन्हें समझना होगा कि ये उनका चुनाव के बिना दूसरा कार्यकाल है। तो फिर से चुनाव कराने या नया राष्ट्रपति चुनने की क्षमता के अभाव में यूक्रेन के लोग उठ खड़े हो रहे हैं और ज़ेलेंस्की को सच में ज्यादा कोशिश करनी होगी कि वो उनकी बात सुने जो वे उनसे करने के लिए कह रहे हैं। मैं उत्तराधिकार या यूक्रेन में नए नेता के चुनाव के मुद्दे पर वापस जाना चाहती हूँ, जो अभी भी रूस के साथ इस युद्ध में शामिल है। क्या यह संभव है कि कोई सुचारू सत्ता हस्तांतरण हो सके, या फिर यह उल्टा भी पड़ सकता है और अंततः रूस के खिलाफ इस लड़ाई में यूक्रेन के भीतर किसी तरह की कमजोरी दिखा सकता है? मैं इस पर आपकी राय जानने के लिए फिर से आपकी ओर लौटना चाहती हूँ, ओलेक्सिया।
स्थिति यह है कि हम पूर्ण पैमाने के युद्ध के दौरान चुनाव नहीं करा सकते। यह व्यवहारिक रूप से असंभव है, लेकिन यह संविधान के अनुसार भी असंभव है। इसका मतलब है कि ज़ेलेंस्की युद्ध के अंत तक राष्ट्रपति रहेंगे। जब युद्ध समाप्त होगा या ये ठहरे हुए संघर्ष की स्थिति में चला जाएगा, शायद यही अधिक संभावित परिणाम है। फिर चुनाव होंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की के लिए सबसे अच्छा विकल्प यही होगा कि वे चुनाव में बिल्कुल भी ना उतरें। इससे वे एक युद्धकालीन नेता के रूप में अपनी विरासत को मजबूत कर सकते हैं। कुछ लोग उनकी तारीफ करेंगे, कुछ लोग उनकी आलोचना करेंगे, लेकिन अगर वे राजनीतिक मंच छोड़ देंगे तो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। अगर वे सत्ता में बने रहने या फिर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा तो वादा किया था कि वे दोबारा नहीं लड़ेंगे, ताकि उनका सिर्फ एक कार्यकाल हो। 5 साल का कार्यकाल था, पर अब 8वां साल चल रहा है। युद्ध की वजह से शुरू हुआ था। तो अगर वो फिर से चुनाव लड़ेंगे, मुझे लगता है कि उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उनकी विरासत को नुकसान पहुंचेगा और उन्हें कानून से परेशानी हो सकती है। मैं फ्योदरोव की बात करना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि केवल रक्षा मंत्री, कमांडर इन चीफ या राष्ट्रपति के पद ही मायने रखते हैं। सवाल है, क्या वो खुद को ज़ेलेंस्की के अगले प्रतिद्वंदी के रूप में पेश कर रहे हैं? क्या ज़ेलेंस्की का बेहद लोकप्रिय ड्रोन क्रांति का श्रेय पाने वाले व्यक्ति को बर्खास्त करने का फैसला उनके लिए सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा बन गया? मैं अभी आपके पास आना चाहूंगी व्लादिमीर, ताकि आपकी राय सुन सकूं। देखिए, मेरा मतलब है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो वास्तव में फेडोरोव के साथ डिजिटल परिवर्तन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में काम करते थे। खैर, मुझे पता है कि वास्तव में वो अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते थे और उन्होंने कई इंटरव्यू वगैरह के कई सार्वजनिक अनुरोध टालते थे। तो और आप जानते हैं, मूल रूप से इसके लिए हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। असल में उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य और ऐसी बातों के बारे में ऐसे बयान देने से बचते रहे, लेकिन वास्तव में किए गए जो वास्तव में पीटर ने उठाया है। तो आप जानते हैं, मैं कहूँगा कि फिलहाल जैसे शायद लोग कल्पना कर रहे हैं, जैसे फेदोरोव को संभावित उम्मीदवार के रूप में, अगर वो सच में चुनाव लड़ने वाला है, लेकिन अगर वो सच में यूक्रेन की जीत या कम से कम उसके अस्तित्व के संदर्भ में अपनी सफलता के आदर्श विचार को मानता है, तो असल में उसका मकसद रक्षा मंत्री के पद पर प्रभाव डालना है। मुझे लगता है वो सच में उसी पर बहुत ध्यान दे रहा है। मेरी नज़र में वो एक असली बदलाव लाने वाले के रूप में, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सिर्फ किसी पद को पाने के लिए, आप जानते हैं, सुर्खियों में रहने या ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ कर रहा हो। तो मैं यही कहूँगा, उनका रिज्यूमे, आप जानते हैं, वो खुद उनके बारे में उनसे कहीं बेहतर बोलता है। पीटर, मैं जानना चाहती हूँ कि आप फेडोरोव और यूक्रेन का भविष्य कैसे देखते हैं? लेकिन क्या आपको लगता है कि ये पूरा राजनीतिक तमाशा और यूक्रेन की सड़कों पर जो विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं, वो शायद रूस को और भी ज्यादा खतरनाक संदेश भेज रहे हैं कि आप जानती हैं, यूक्रेन कमजोर हो रहा है? मुझे लगता है कि ऐसा ही है। क्रेमलिन इसका फायदा उठा रहा है। आज पुतिन ने भाषण में कहा कि यूक्रेन बटा हुआ है और आपस में लड़ रहा है। हम पहले भी ऐसी स्थिति में रहे हैं। अगर क्रेमलिन इस पर दांव लगा रहा है तो मुझे डर है कि वे फिर से निराश होंगे। यूक्रेन के लोग समझते हैं कि दांव पर कुछ कम नहीं, बल्कि यूक्रेन के एक राज्य के रूप में अस्तित्व का सवाल है। मुझे लगता है कि यूक्रेन के लोग इस तूफान का सामना कर लेंगे। मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की भी, मुझे उम्मीद है, वो अपने सबक सीखेंगे। मुझे लगता है कि फेदोरोव भी कोई फरिश्ता नहीं थे। उनके शासन के तरीके में भी कई समस्याएं थी, और मैं यहाँ भर्ती के मुद्दे की बात कर रहा हूँ। ये वही मुद्दा है जिससे हमारे विशेषज्ञ ओलेक्सी हुनचारेंको काफी समय से निपट रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, और यही तरीका है जिस खुलेआम तरीके से यूक्रेनी अधिकारी भर्ती के मामले में नाकाम रहे हैं।
आप सभी ने ये वीडियो देखे हैं जिसमें पुरुषों को दिन दहाड़े सड़कों पर जबरदस्ती उठा लिया जाता है। शायद जेलेंस्की ने श्री फेदोरोव को पदावनत कर उन्हें दोषी ठहराया और ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहा जो इस समस्या से निपट सके। ये मुद्दा अभी भी अनसुलझा है। और ये कहने के बाद फेदोरोव अब वहां नहीं है, लेकिन ड्रोन अभी भी रूस के अंदर गहराई तक उड़ रहे हैं। आप जानते हैं, तो उसमें निरंतरता है। और बृहत्ती उदाहरण के लिए मुझे लगता है कि वो इसी राह पर आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कहना भी जल्दबाजी होगी। हमारी समस्याएं या आपसी लड़ाई कितनी भी हो, रूसियों का यह सोचना गलत है कि वे हमारी आपसी लड़ाई से जीतेंगे। यूक्रेन वासी जानते हैं कि दांव पर क्या है। इसलिए हम सभी तीनों पैनलिस्टों ने कहा कि जेलेंस्की को हटाना एजेंडे में नहीं है। दिलचस्प। ओलेक्सिया, मेरा मतलब हाँ, इन विरोधों को जारी रखने का फैसला। आप जानते हैं, इस समय नेतृत्व बदलना या उत्तराधिकार सबसे अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी है। मुझे लगता है दुनिया भर के लोगों के लिए, और ये एक संदेश देता है कि शायद वास्तव में, आप जानती हैं, एक बहुत ही संगठित प्रयास अभी जेलेंस्की को हटाने की कोशिश हो रही है। मैं जानना चाहती हूं, हम इस युद्ध में अब कई साल आगे बढ़ चुके हैं। क्या जेलेंस्की की तरफ से यहाँ युद्ध खत्म करने की कोई रणनीति है? क्या वही वो व्यक्ति होंगे जो वास्तव में इसे समाप्त कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। हमें यूक्रेन में जल्दी शांति चाहिए, और निश्चित रूप से जेलेंस्की वही व्यक्ति होंगे जिनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान 99% संभावना है कि हम किसी न किसी तरह से इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। मुझे यकीन नहीं है कि ये कोई बड़ा शांति समझौता होगा। ये अभी हो सकता है कि संघर्ष को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए। ये काफी संभावित स्थिति है, और क्योंकि हम चुनाव नहीं करा सकते, हमारे पास केवल एक वैध राष्ट्रपति हैं, वो है वोलोदिमीर जेलेंस्की। मैं उनका बिल्कुल भी प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन इतिहास ऐसे ही चलता है, तो हम उन्हीं के साथ इस युद्ध को समाप्त करेंगे। समस्या ये है कि मुझे उनकी तरफ से इस शांति को हासिल करने की कोई रणनीति नजर नहीं आती। इससे पहले उन्होंने जीत की रणनीति, दृढ़ता की रणनीति वगैरह की घोषणा की थी। हमें शांति पाने की रणनीति चाहिए। स्पष्ट है, शांति की कमी का कारण यूक्रेन नहीं, बल्कि रूस और पुतिन है, जो युद्ध जारी रखना चाहते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन साथ ही मैं जेलेंस्की से भी इस दिशा में और प्रयास देखना चाहता हूं, और उनसे एक रणनीति चाहता हूं कि हमें इसे हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो यही सवाल है, और मुझे उम्मीद है कि इस युद्ध का अंत होगा, और मैं फिर कहूंगा जितना जल्दी हो सके, खासकर अगली सर्दियों से पहले, क्योंकि पिछली सर्दी बहुत भयानक थी। और हाँ, हमें हर संभव कोशिश करनी होगी कि ऐसा फिर से न हो। मेरा मतलब है, मुझे ये कहना ही होगा कि जाहिर है, इन प्रदर्शनों को देखकर और यूक्रेन में आंतरिक अशांति की ऐसी तस्वीर देखकर, रूस के लिए इस युद्ध को खत्म करने के लिए किसी तरह के समझौते की ओर बढ़ना शायद कोई प्रोत्साहन नहीं होगा। तो व्लादिस्लाव, ऐसी कौन सी रणनीति है जिससे ये हो सके? देखिए, मैं ओलेक्सिया के साथ इस मामले में सहमत हूं कि बात ठोस ब्यौरे की है, और ऐसे ब्यौरे की कमी भी है। लेकिन असल में जेलेंस्की के पक्ष में मुझे यह भी कहना चाहिए कि देखिए, ट्रंप प्रशासन तक सार्वजनिक स्तर पर संपर्क के मामले में जेलेंस्की बुनियादी तौर पर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हर बार वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। जैसे ट्रंप और जेलेंस्की के रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वो सचमुच कहते हैं कि आप जानते हैं, मैं तैयार हूँ शांति, मैं किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार हूँ। बेशक हमें पहले विस्तार से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि असल में जेलेंस्की भी इसी विचार को लेकर चुनाव प्रचार कर रहे थे कि आप जानते हैं कि वो होंगे वो व्यक्ति जो सीधे पुतिन से संवाद करेंगे, और जैसे पुतिन उनसे बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जैसे और अधिक बार, आप जानते हैं। और मुझे नहीं पता, जैसे सच में क्या हम पुतिन के बारे में ऐसा कह सकते हैं, लेकिन असल में जैसे वो यूक्रेन और अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि के मामले में अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे
जाहिर है कि रूस पर राजनीतिक दबाव के लिहाज से यह काफ़ी नहीं है और अमेरिकी प्रशासन की नज़र में और उसके कदमों में भी नहीं। ठीक है, खैर दुर्भाग्य से मेरे दोस्तों हमारे पास अब समय नहीं बचा है, हमें एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए जाना होगा, लेकिन मैं हमारे साथ जुड़ने के लिए अपने सभी पैनलिस्टों का धन्यवाद करना चाहूंगी। हमेशा की तरह ये एक बहुत ही रोचक चर्चा थी। अब हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आगे क्या होता है। लोबलाई के साथ जुड़े रहिए, हम इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद जल्दी ही वापस आएंगे।